तो प्रदेश सभा के सभी युवा साथियों का और सभी छात्र छात्रों का स्वागत है जो लंबे समय से क्लासें देखते आ रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हिंदी वर्ग के अंतर्गत आज हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड हिंदी का कंप्लीट कोर्स सुबह टीचर की ओर से आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको जीरो से लेकर और आपको स्टैंडर्ड और कह सकते हैं कि स्टार स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन आपको कवर अप कराए जा रहे हैं। बहुत एडवांस लेवल की आपको हिंदी और बहुत ही एडवांस लेवल का आपको उत्तराखंड कवर अप कराया जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि किस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। और उद्देश्य हमारा यही है कि आर एग्ज़ाम और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप एक अच्छा स्कोर कर सको और आने वाले समय में ये कह सको कि हाँ, उत्तराखंड और हिंदी कहीं से हमने पढ़ी थी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बस आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। और जो भी क्लास अभी तक प्रोवाइड कराई गई, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लास सभी के पास शेयर करें। जितने भी मित्रगण आपके नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कहता हूँ कि जितनी भी हैं ये आपकी बेनिफिशियल रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय का स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले कि वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्ण की अगर मैं बात करूँ, वर्ण और ध्वनि दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है। देखिए, वर्ण और ध्वनि दोनों क्या है, दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हो या ध्वनि हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो वर्ण है वो लेखन माध्यम में छोटी इकाई है और जो आपकी ध्वनि है वो आपकी उच्चारण माध्यम में। लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वहाँ पर वर्ण भी था और ध्वनि भी था। तो आपको ध्यान रखना है कि लेखन माध्यम में पूछा या आपका उच्चारण माध्यम में पूछा। लेखन माध्यम में वर्ण होगी, उच्चारण माध्यम में आपकी ध्वनि सबसे छोटी इकाई होगी। इन्हीं वर्णों से मिलकर अगर मैं बात करूँ, दो वर्ण मैंने लिख दिया यहाँ पर, रा और लिख दिया, मैं लिख दिया, क्या बन गया, राम बन गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक शब्द हो जाएगा, यानी कि वर्णों से मिलकर बना क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। और जो शब्द होता है यह भाषा की स्वतंत्र और छोटी इकाई भी हम कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब ये शब्द होंगे, शब्द आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, उपवाक्य बनाएंगे। ठीक है, और उपवाक्य का एक बहुल रूप या बड़ा रूप कह सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपके वाक्य कहलाएगा। अब आपको ध्यान रखना कि वाक्य और उपवाक्य में क्या होगा। देखिए, वाक्य और उपवाक्य में कर्ता और क्रिया कंप्लीट होगी, लेकिन उपवाक्य में कर्ता या क्रिया इनमें से किसी एक का अभाव रहेगा, यानी कि वाक्य की जो शुद्धता होती है वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी उपवाक्य में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, राम ने कहा कि, राम ने कहा कि, तो ये क्या होगा, ये आपका वाक्य होगा। वह हरिद्वार जाएगा, वह हरिद्वार जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आश्रित उपवाक्य। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आदिकाल में मात्र दो ही स्वर थे, अ और औ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वर्णों के प्रकार थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए, वर्णों के प्रकार दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये व्यंजन है आपका, व्यंजक नहीं, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, इनकी संख्या कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना। 11 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, और 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा सा देखें। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है स्वर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उच्चारण के तौर पर स्वर कितने हैं, तो 11 होंगे, और लेखन के तौर पर कितने हैं, 13। ठीक है, वहीं व्यंजन उच्चारण के माध्यम में 33 और लेखन माध्यम में आपके कितने, 39, 39। ठीक है, वहीं स्वर को आपको अच या औ भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, अच। ठीक है, और व्यंजन को आपका हल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा की मैं अगर बात करूं, मात्र 12 स्वर हैं, और वह किसकी बात कर रहा है, लेखन माध्यम में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि संस्कृत भाषा में लेखन के माध्यम में कितने स्वर हैं, तो आप कितने लगा के आओगे, 12। अब ये स्वर होते क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे। देखिए, स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं या स्वतंत्र इकाई कह सकते हैं, जिन्हें लिखने में या बोलने में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। समझ रहे हो, यानी कि वर्णमाला के वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करने में या लिखने में किन्हीं अन्य व्यंजन की या स्वर की सहायता, या कह सकते हैं कि वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। ठीक है, क्या कहलाएंगे, आपके स्वर कहलाएंगे। इसीलिए कहा गया है, क्या है, ये स्वतंत्र इकाई है। जैसे मान लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, तो ए का क्या है, ए के बिना मतलब कह सकते हैं कि ए में किसी भी चीज़ का क्या है, योग नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या अगर मैं लिखता हूँ तो क्या के बाद क्या लगा हुआ है, ए। क्या लगा हुआ है, अगर मैं इसे तोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, विच्छेद करूँ, आधा क्या और ए, तो ये ए के सहयोग से बना हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका
व्यंजन कहलाएगा। यानी कि वे वर्ण जो किसी अन्य की सहायता से लिखे जाएं व्यंजन कहलाएंगे, और जिन्हें लिखने के लिए किसी की सहायता ना लेनी पड़े आपका स्वर कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो स्वर होंगे इनका जो वर्गीकरण है 4 विभिन्न आधारों पे किया गया है। कौन कौन से आधार हैं वो देख लेंगे। हालांकि कुछ किताबों में 8 भी लिखे हुए, लेकिन जो मुख्य होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहला होगा मात्रा के आधार पर, यानी कि स्वर के ऊपर कितनी मात्रा लगी हुई उसके बेसिस पर हमने किन किन उसमें बांटा है वो आपको देखना है। सबसे पहले आता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर नंबर 2 पे दीर्घ स्वर और नंबर 3 पे प्लुत स्वर। देखिए हर्ष स्वर एक मात्रा वाले जिन पर एक मात्रा लगी हो, दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले जिन पे 2 मात्रा लगी हो, या क्या जिन्हें उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता हो, ठीक है। और प्लुत स्वर ये क्या है कि 2 मात्रा से अधिक का जब समय लगे किसी भी वर्ण को उच्चारण करने में या किसी भी स्वर को उच्चारण करने में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। संख्या एक मात्रा वाले 4 हैं, ये आपके देख लीजिए, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और डी। और वहीं पर 2 मात्रा वाले ए आ के अलावा जितने भी हैं वो सभी आपके कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर मैं बात करूँ आ से ज़्यादा अगर समय लगे, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया आ, अगर आ से ज़्यादा समय लग रहा है ओम, तो कितना हो जाएगा, आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 मात्रा से अधिक का समय जब लगता है तो प्लुत स्वर हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए जाति के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जाति के आधार पर भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से, सवर्ण या विषम वर्ण। देखिए सवर्ण इन्हें सजातीय यानी कि समान जाति वाले स्वर भी कहा है, और विषम जातियों को विजातीय यानी कि विषम जाति वाले स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके होंगे विषम जातीय और सजातीय। देखिए कैसे इन्हें आधार किया गया है। ये जो आपका आ है ना, ये अपनी जाति से मिलकर बना हुआ, इसलिए क्या कहा गया, सजातीय। ए से मिलकर ए मिल गया, ठीक है, या आ से मिलकर ए बना, या दोनों आ मिले तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि अपनी ही जाति वाले से मिलकर बने हुए को क्या कहा गया, सजातीय या सवर्ण। और विषम जाति वाले से मिलकर बना हुआ तो विजातीय या विषम वर्ण कहलाता है। ये सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, उदासीन स्वर किसे कहते हैं। हालांकि बाद में नोट करेंगे, अभी नहीं करते, पहले आप यहाँ जाइए, ये बस, नहीं तो आपके सीरियल वाइज खराब हो जाएगा। उच्च स्थान या उच्चारण के आधार पर आपके जो स्वर होंगे 3 प्रकार के होंगे, अर्घ स्वर, पश्च स्वर और आपका मध्यम स्वर। देखिए मध्य अगर आप ए को बोल के देखोगे तो ए आपका क्या होगा, जो जीभ होगी आपके वो हमारे मध्य, जो हमारा अंदर का जो स्वर तंत्र है, जो मुंह है हमारा, उसके मध्य भाग में क्या होगा, यहाँ पर हरकत होगी। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और अगर अग्र स्वर की मैं बात करूँ, जिन स्वर के उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग काम करे, कौन सा भाग काम करे, अगला भाग कार्य करे, अग्र स्वर कहलाएंगे। इसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ ये आपका आएंगे, ठीक है। और वहीं पश्च स्वर जिसमें क्या होगी, जो हमारी जीभ है उसका पिछला भाग कार्य करेगा। ये आपके बचे हुए सारे हैं, आप यहाँ पर इजीली नोट कर लेंगे, आ, ऊ, ओ और औ, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मध्यम स्वर में जो हमारी जीभ होगी उसका मध्य भाग क्या करेगा, हरकत करेगा, तो आओ ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नंबर 4 है आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर। ये भी आपके कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। उत्पत्ति देखिए, या तो आपकी दीर्घ तरीके से उत्पत्ति होगी या संयुक्त तरीके से। ये तो भी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि आपका निम्नलिखित में से संयुक्त वक्त कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन बना था लास्ट एग्जाम में, अगर आपने दिया हो, अगर आपको याद हो। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर समान स्वर की मदद से बने होने, यानी कि जो अपने जैसे स्वर से मिलकर बना हो। मैंने भी आ की बात कही थी, ई किससे मिलकर बनी होगी, या तो छोटी ई प्लस बड़ी ई होगी, नहीं, या तो ये होगा छोटी ई प्लस छोटी ई, या बड़ी ई प्लस छोटी ई, या बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तब भी क्या मिलकर बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। ये जब आप आगे जाके संधि पढ़ोगे उसमें आपको ये कुछ रूल्स बताए जाएंगे कि कब किससे मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होगा, जो विषम जाति से मिलकर बना हो। जैसे मैं बात करूँ अगर ए की, तो ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक जाति ये होगी, एक जाति होगी, 2 विषम जातियों से मिलकर, इसलिए क्या कहते हैं ना, संयुक्त स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हवा या प्राण के आधार पर, हवा या प्राण के आधार पर अगर मैं बात करूँ, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होंगे। हवा समझ रहे हो, जो माने मुंह से हवा निकलती है, अनुनासिक
और निरुनासिक। देखिए अनुनासिक में क्या होगा, जो हमारी हवा होगी वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, ठीक है। और निरुनासिक में क्या होगा, वो उच्चारण करते समय यानी कि जब हम कोई स्वर उच्चारित करेंगे तो मुंह केवल जो हवा होगी केवल कहाँ से निकलेगी, केवल मुंह से निकलेगी, इसलिए क्या कहा गया निरुनासिक। निरु माने नहीं, नाक माने नाक, नाक से नहीं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में नवा केवल मुंह से निकले, नाक से ना निकले, उन्हें क्या कहते हैं निरुनासिक। और जिनमें क्या हो, आपके जो हवा है वो नाक से निकले मुंह के साथ साथ, उन्हें कहते हैं आपका अनुनासिक, ठीक है। अंग और अह कौन कौन से हो जाएंगे, अंग और अह। और बाकी निरुनासिक में अ आ ई उ ए आई ओ अंग अह। अंग और अह में थोड़ा सा क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं अंग और अह, इनमें क्या आपको ध्यान रखना है, तो हम बात कर रहे थे अंग और अह की। देखिए अंग और अह की मैं अगर बात करूं, अंग को आपका क्या बोलते हैं और आपका अंग को क्या बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना। इसे बोलते हैं आपका अनुस्वार और इसे बोलते हैं अनुनासिक। ये आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक। कई बार क्वेश्चन आज आएगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है। तो अंग अनुस्वार और अंग है आपका अनुनासिक। चलिए कुछ अन्य स्वर हैं, यानी कि एक प्रकार और है आपका। क्वेश्चन आ जाएगा मुख विवर के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं। मुख यानी कि जो हमारा मुख है उसके आधार पर स्वर कितने बन सकते हैं वो देखने हैं आपको। तो 4 प्रकार में बांटा गया है। विवर्त यानी कि जिसमें हमारा जो मुंह होगा वो पूरा खुला होगा। अर्धविवर्त जिसमें हमारा मुंह आधा खुला होगा अगर हम कोई भी स्वर का उच्चारण करेंगे। और सैवर्त जिनमें हमारा मुंह क्या आधा खुला होगा। और अर्धसंवर्त जिसमें हमारा मुंह पूरा क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरा बंद हो और पूरा खुला हो। सैवर्त में पूरा बंद होगा और इसमें आपका आधा बंद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। विवर्त में आपका आ जाएगा, आ, अगर आप आ का उच्चारण करोगे तो मुंह पूरा आपका ओपन हो जाएगा। अर्धविवर्त की अगर मैं बात करूं जिसमें कि आपका आधा मुंह खुला होता है, ए औ, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका संवर्त में जिसमें आपका पूरा मुंह बंद हो, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध संवर्त में अगर मैं बात करूं ए और ए होता है इसमें, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं और रट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संवर्त कौन से होते हैं, अर्धविवर्त कौन से होते हैं, जिनमें पूरा मुंह खुला होता है वे कौन से स्वर होते हैं। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ लेगा। आपको क्या करने हैं, ईजिली याद करने हैं। मैंने आपको बता दिया, उच्चारण कर लीजिए। आ गया, पूरा मुंह खुल रहा है, ईजिली विवर्त। ए, उसमें आपका ए हो गया, ए क्या हो गया आपका अर्धा मुंह खुला हुआ है तो अर्ध विवर्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, नोट कर लेंगे आपका। ये क्या है आपका अनुस्वार और अंग है आपका अनुनासिक। इन्हें अयोग वाहक भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग किसी भी शब्द को बनाने में नहीं होता, यानी कि किसी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं होता, तो इसलिए इन्हें अयोग वाहक भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है होठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी जो आपके होठ हैं वो किस स्थिति में रहें तब आपका क्या होगा कि कौन सा स्वर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 प्रकार होते हैं, अवर्तमुखी और विवर्तमुखी। अविवर्त में क्या होगा, जिनमें हमारे होठ की आकृति गोल नहीं होगी, यानी कि वे स्वर जिन्हें उच्चारण करने में हमारी होठ की आकृति गोलाकार ना हो, क्या कहलाएंगे, अवर्तमुखी कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ए आ ई ए ऐ, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये शब्द आपके अवर्तमुखी स्वर हैं। जबकि विवर्तमुखी स्वर जिनमें हमारी होठ की आकृति गोलाकार रहे, ऊ ओ औ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका व्यंजन है, ये फिर से यहाँ पर व्यंजक लिखा हुआ है। क्या है आपका व्यंजन, जिसकी क्लास आपको कल दी जाएगी, ठीक है। आज आपको नोट करना है होठ के आधार पर स्वर के प्रकार, मुख के आधार पर, नाक यानी हवा के आधार पर,
और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े, स्थान या उच्चारण के आधार पर हमने पढ़े, जाति के आधार पर पढ़े। 2 क्वेश्चन यहाँ से ये नोट कर लीजिए, आ सकते हैं यहाँ से। उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो ए आपका क्या हो जाएगा, उदासीन स्वर हो जाएगा। प्राकृतिक स्वर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये शब्द क्या है, ये सब आपके प्राकृतिक स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा गया, लिख भी लेंगे चाहो, मूल स्वर भी इन्हें कहा गया है। बाकी हर्ष स्वर के अंतर्गत भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं स्वर से। कल की जो क्लास होगी वो व्यंजन की होगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके लिए फ्री इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसका बेनिफिट लीजिए, और बेनिफिट अगर आप लोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, क्लास को नोट कीजिए, शेयर कीजिए सभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।